अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने जो अपनी पीपीएससी की 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज इसका 5th पार्ट है क्योंकि 200 जर्नल एमसीक्यूज़ के पार्ट 1 पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद सिनारियो बेस्ड इजी लेवल के क्वेश्चंस 100 भी अपलोड हो चुके हुए हैं। 4 पोर्शंस में 4 फ्रेगमेंट्स में से अपलोड किया गया था। फिर 50 क्वेश्चंस काइनेजोलॉजी के अपलोड कर दिए गए हैं और 50 बायोमैकेनिक्स के भी। आज हम बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के। 50 क्वेश्चंस होंगे बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स और 50 होंगे उससे पर्टिकुलर जो रिलेटेड डिजीज़ हैं बायोकेमिस्ट्री की, उससे रिलेटेड होंगे। तो आज हम ये करेंगे। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी, थेरेप्यूटिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, रिसर्च, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस फिर से आएंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल के साथ, और कुछ इंग्लिश के और कुछ जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस। क्योंकि जो आपका पीपीएससी का पैटर्न होता है उसके अंदर 80% आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आपकी फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और 20% जनरल नॉलेज के आते हैं, जिसमें से इंग्लिश का पोर्शन होता है, आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता है, और थोड़ा सा आपका उर्दू से रिलेटेड होता है। तो कोशिश करेंगे वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें जो ज़्यादातर रिपीट हो चुके हुए हैं, ताकि पेपर में आपको इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो वो आपको सॉल्व करना ईजी हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम 50 क्वेश्चंस अपने देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के, फिर उसके बाद हम डिजीज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ए हीमोग्लोबिन, बी कोलेजन, सी एल्ब्यूमिन, डी कैरेटिन। तो इस केस में करेक्ट आंसर है बी, collagen is the most abundant protein in the human body, providing structural support to various tissues including skin, bones and connective tissues। आपके ये जहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरीके से नेल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हेयर के अंदर आपका पाया जाता है कोलेजन। और कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है कनेक्टिव टिश्यू का, लाइक इन स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स। और इसके मेजर जो और इसका जो मेन रोल है वो स्ट्रक्चर और इंटेग्रिटी ऑफ टिश्यूज़ को मेंटेन रखना है, और इसकी जो लोकेशन है वो स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो ये हो गया आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस इज? सेलुलर प्रोसेसेस में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? जो सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ए एटीपी, ए बी एनएडीएच, सी एफएडीएच2, डी एडीपी। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, एटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस। तो एटीपी इज द करेक्ट आंसर हियर। वही आपका प्राइमरी सोर्स होता है जो आपके सेल्स के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं उसके लिए। एनएडीएच की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो कि हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। और एफ की बात की जाए वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर में असिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो असिस्ट करता है एटीपी की प्रोडक्शन को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एडीपी की बात की जाए वो एटीपी का प्रीकर्सर होता है, क्योंकि जब एटीपी की फॉस्फोराइलेशन होती है तो एडीपी जो है वो बनता है। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है ए, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में? ए हेक्सोकाइनेज, बी ग्लूकोकाइनेज, सी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, डी पायरुवेट काइनेज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए, हेक्सोकाइनेज। क्या होता है? वो कैटेलाइज करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि क्या बन सके? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सके। और ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो हेक्सोकाइनेज क्या है? एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन मोस्ट सेल्स। ग्लूकोकाइनेज क्या है? लिवर एंजाइम दैट आल्सो कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बट लेस कॉमनली आपका ये यूज़ होता है ग्लूकोकाइनेज। और ये लिवर एंजाइम है, लिवर के अंदर आपका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन्वॉल्व इन लेटर ग्लाइकोलिसिस स्टेप, नॉट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपके बाकी ग्लाइकोलिसिस के जब स्टेप आएंगे उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ना कि आपके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। पायरुवेट काइनेज की बात की जाए वो एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आपका पीईपी टू पायरुवेट, अनरिलेटेड होता है टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर है ए, हेक्सोकाइनेज। बाकी का इससे आपको नो हाउ दिया क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे और आपके पेपर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस? कौन सा वाइटामिन नेसेसरी होता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई।
करेक्ट आंसर है आपके पास सी, विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइजीन रेजिड्यूज इन कोलेजन सिंथेसिस। क्रिटिकल विटामिन सी नेसेसरी होता है किस लिए, ताकि आपकी जो हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है प्रोलीन और लाइजीन के रेजिड्यूज़ की कोलेजन सिंथेसिस में वो करवा सके, और ये इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी और फंक्शन ऑफ कोलेजन के लिए। इसलिए विटामिन सी इज़ योर करेक्ट आंसर विच इज़ एसेंशियल फॉर योर कोलेजन सिंथेसिस। विटामिन ए आपका सपोर्ट करता है विजन, इम्यून फंक्शन, स्किन हेल्थ, बट नॉट कोलेजन सिंथेसिस। विटामिन सी क्रूशल होता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए, और साथ में आपकी फॉर्मेशन और रिपेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी। आपकी विटामिन डी की बात की जाए, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन हेल्थ के लिए आपके इंपॉर्टेंट होता है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता कोलेजन सिंथेसिस में। विटामिन ई की बात की जाए, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम डैमेज, लेकिन डायरेक्ट कोलेजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए आपकी। और अगर विटामिन सी की बात की जाए, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपके स्पेशली इसके लिए कोलेजन की, तो उसके लिए विटामिन सी नेसेसरी हो जाता है। अगर बोन्स की हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। मेजर लिपिड कंपोनेंट यानी जो लिपिड कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो मेजर है, जिसका मेजर पोर्शन है, वो कौन सा है? ए ट्राइग्लिसराइड्स, बी फॉस्फोलिपिड्स, सी कोलेस्ट्रॉल, डी ग्लाइकोलिपिड्स। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, फॉस्फोलिपिड्स आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग बायलेयर स्ट्रक्चर दैट सर्व एज बैरियर एंड मैट्रिक्स फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। इसकी मैं पिक्चर अटैच करूँगी क्योंकि हम इसकी एक डायग्राम भी बनाते थे जिसके अंदर इस तरीके से आपका बाय लेयर मतलब 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की। पिक्चर आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो इन्वॉल्व होता है, वो एक मेजर कंपोनेंट आपका सेल मेम्ब्रेन के लिए। ट्राइग्लिसराइड की बात की जाए तो वो स्टोर करते हैं एनर्जी, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। फॉस्फोलिपिड्स की बात की जाए तो मेजर लिपिड कंपोनेंट फॉर्मिंग द सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बट नॉट द मेजर कंपोनेंट। ग्लाइकोलिपिड्स की बात की जाए तो इन्वॉल्व इन सेल रिकग्निशन नॉट द मेजर कंपोनेंट। अगर सेल रिकग्निशन की बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो आपके स्टोर एनर्जी करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है? हमने 2 ही टाइप पढ़े होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो इसमें से कौन सा है जो एसेंशियल है? ए ग्लाइसिन, बी एलानिन, सी ल्यूजीन, डी ग्लूटामीन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी, ल्यूजीन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड दैट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट एज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज इट। एसेंशियल अमीनो एसिड होते भी वही हैं जो कि आपको डाइट में लाजमी लेने पड़ते हैं, आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। यहाँ पे कुछ आपको मैं अमीनो एसिड दिखा देती हूँ जो आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हैं। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, वैसे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास है वो 20 है, यानी कि जो हमने मेन रखे हुए हैं वो 20 है, जिसमें 10 आपके पास जो हैं वो हैं आपके क्या कहते हैं नॉन एसेंशियल और 10 ही हम एसेंशियल कहते हैं। लेकिन जब हम एसेंशियल की बात करते हैं उसमें से 9 और 10 कहते हैं क्योंकि उसमें से एक जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं नॉन एसेंशियल की तरफ। तो इसलिए 9 और 10 इंक्लूडिंग कंडीशनली एसेंशियल, मतलब कि कंडीशनली एसेंशियल का मतलब कि वो हो भी सकता है एसेंशियल लेकिन नहीं भी हो सकता, सिंथेसाइज भी हो सकता है इन सम केसेस, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिक लिखा हुआ है पीवीटी टिम हॉल, ये किसके लिए है? ये आपके अमीनो एसिड्स के लिए, क्योंकि एसेंशियल नॉन एसेंशियल आपको लाजमी ही आने चाहिए। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए पीवीटी टिम हॉल लिख सकते हैं, फिनाइल एलानिन, पीसे, वेलिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइजीन और ल्यूजीन। आर्जिनिन इज़ द वन जो कि कंडीशनली एसेंशियल है स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर, मतलब कि ये आपका अगर बनाना चाहे तो बॉडी बना भी सकती है इन सम केसेस। तो आर्जिनिन क्या है, वो आपका कंडीशनली एसेंशियल है, वरना आईसी केस में अगर हम उसको कंडीशनली एसेंशियल नहीं लेते, अक्सर बुक में आपको 10-10 का फिगर मिलता है कि 10 एसेंशियल है, 10 आपके नॉन एसेंशियल हैं, कंडीशनली एसेंशियल का जिक्र नहीं किया होता। लेकिन इन केस अगर आपसे पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए आर्जिनिन इज़ द कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल की बात की जाए, वही बात है, अगर आर्जिनिन को आप नॉन एसेंशियल में डाल देंगे तो 11 हो जाएंगे, वरना 10 ही हैं इसके भी। निमोनिक है और तो निमोनिक आपके पास इसका है, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग परफेक्ट पिज़्ज़ा स्वीट ट्रीट्स। ऑलमोस्ट का ए उठाएंगे एलानिन, ऑल का ए उठाएंगे एस्पार्जिनिन, जी का गर्ल्स का जी उठाएंगे ग्लूटामीन, फिर अगले जी का गो का उठाएंगे जी तो इसका मतलब ग्लाइसिन, फिर सी का उठाएंगे, क्रेजी में जो सी है उसका उठाएंगे तो सिस्टीन, फिर एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, जिसे ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं, एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड भी कह रहे हैं,
परफेक्ट यानी प्रोलीन, फॉस्फोसरीन, पिज्ज़ा यानी कि फॉस्फोसरीन, फिर उसके बाद सीरीन और फिर टायरोसिन। ये आपके पास क्या हो गए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। तो ये आपको वैसे आनी चाहिए लिस्ट लाजमी जब हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज इन्वॉल्व्ड इन। LDH किस काम में ये एंजाइम है, किस लिए इन्वॉल्व होता है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी सिट्रिक एसिड साइकिल, डी क्वारी साइकिल। इनमें से किसके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट होता है? तो करेक्ट आंसर है डी क्वारी साइकिल के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट टू लैक्टेट इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड बैक टू पायरुवेट इन क्वारी साइकिल, लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको लिंक करता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्वारी साइकिल का थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी कि हम इस साइकिल को अच्छे से देख सकें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे और ये मेन आपके साइकिल हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस से आएंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल से, क्वारी साइकिल, एक यूरिया साइकिल। ये मेजर को साइकिल हैं जो कि मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। अगर आपने स्किप करके, अगर आपको ये आते हैं, आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नेक्स्ट चली जाएगा 8 के। लेकिन अगर आपने इसकी रिवीजन करनी है तो इसकी अभी कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना ईजी होगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम वही देखेंगे। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? वो बिल्ड करता है, ये प्रोसेसेस बता रहे हैं कि ये करते क्या हैं। बिल्ड करता है ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज बनती है उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? प्रोसेसेस एसिटाइल को ए टू जनरेट एनर्जी कैरियर्स। एसिटाइल को एंजाइम को क्या करता है? प्रोसेस करता है ताकि एनर्जी कैरियर्स बना सके। क्वारी साइकिल क्या है? रीसाइकिल करता है लैक्टेट इनटू ग्लूकोज ताकि मेंटेन कर सके एनर्जी लेवल। ये साइकिल पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी बताया हुआ है, ये आपको मैं लास्ट में दिखाती हूँ, पहले हम साइकिल पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी लोकेशन बताई हुई है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर और किडनी में होता है, लिवर या किडनी के अंदर। अच्छा, उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा और क्वारी साइकिल मसल और लिवर में होगा। अभी के लिए ये याद रखें। और अब हम जो करेंगे, पहले इसके साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस टेबल पर वापस आएंगे। पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज इनटू पायरुवेट जनरेटिंग ATP NADH। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप यही होता है। निमोनिक साथ में आपको दिया है, गर्ल्स गेट फ्री फूड, गाइज डाइन ग्रेशियसली, बॉयज़ प्रेफर प्रिटी परफेक्ट पजामाज। निमोनिक ग्लाइकोलिसिस का बता दिया, निमोनिक मैंने आपको बता दिया, गर्ल्स गेट फ्री फूड, गाइज डाइन ग्रेशियसली, बॉयज़ प्रेफर प्रिटी परफेक्ट पजामा। 2-3 बार सिर्फ लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। लेकिन ये आना ज़रूरी है। जब बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए, इससे MCQs लाजमी आती हैं। अभी आपको प्रोसीजर भी दिखाया हुआ है किस तरीके से ग्लूकोज जो है, अभी हम बात यही कर रहे थे, हेक्सोकाइनेज क्या करते हैं? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करता है। और फिर इसी तरीके से एंजाइम्स भी लिखे हुए। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इसी के थ्रू क्या होगा, आपका सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे यहाँ जो आपने सबसे पहले याद रखना है वो है कि ये प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स। सबसे पहले आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और साथ में ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपने याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें से आपसे ये नहीं पूछा जाता, मतलब बहुत रेयर होगा कि हमारे MCQs में डीप पूछा जाए। लेकिन अगर कोई आप एडवांस पेपर दे रहे हैं, कोई और मतलब कि बड़े लेवल का दे रहे हैं, उसमें पूछा भी जा सकता है। तो लेकिन अगर हम मेजर अपने PPSC की बात करें, वहाँ इतना मेन नहीं पूछा जाएगा। वो आपसे डायरेक्ट एंजाइम्स पूछ सकते हैं कि कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आपको इनमें से कोई एंजाइम दिया होगा, पूछा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने वो याद रखना जो यूनिक एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आप 3-4 दफ़ा से ये ड्रॉ भी करेंगे, आपको एंजाइम्स और उसके प्रोसीजर के नाम याद हो जाएंगे। याद रखेंगे, एक एक MCQ की इंपॉर्टेंस होती है, आपको वहीं से नंबर मिलते हैं और वहीं से रिड्यूस हो रहे होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक हो गया जी। इसमें हेक्सोकाइनेज आपका इन्वॉल्व है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 में कन्वर्ट होगा। इसमें जो आपके पास है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। और जो एंजाइम आपके पास है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, यहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एल्डोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और आपका कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट
फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड और साथ में डीहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर फॉस्फेट G3P और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये जो आपका DHAP है ये कन्वर्ट हुआ है एल्डोलेस के बाद। उसके बाद यहाँ पे आइसोमेरेज काम करेगा G3P के ऊपर, आइसोमेरेज ने काम किया है और साथ में एंजाइम है जिसे हम कहते हैं ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम ने क्या किया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया है। साथ में फॉस्फोग्लाइस्ट्रोकाइनेज एंजाइम है उसने कन्वर्ट किया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। उसके बाद आपके पास एंजाइम है ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया है। फिर इनोलेज एंजाइम है, वहाँ पे एल्डोलेज था, यहाँ इनोलेज है और इसने कन्वर्ट कर दिया है PEP जो हमने पहले भी पढ़ा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। उसके बाद आपका कन्वर्ट करेगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम पायरुवेट के अंदर। यहाँ पे दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एक तो हेक्सोकाइनेज याद रखें, ऊपर से आप ये पायरुवेट काइनेज याद रखें। साथ में डिफरेंस के लिए एनोलेज एल्डोलेज भी याद रखें। बाकी आपके आइसोमेरेज स्टेप से रिलेटेड ही एंजाइम्स आ रहे हैं तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन कुछ यूनिक जिस तरीके से हमने पढ़ा कि एनोलेज इन्वॉल्व है, एल्डोलेज इन्वॉल्व है, यहाँ पे बाकी काइनेजेस भी थे, म्यूटेज भी एक आया आपका जिसने 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया। तो इस तरह आपने ये याद रखना, आपने सिर्फ 2 बार या 3 बार इसको ड्रॉ करना, आपको याद हो जाएगा। और इसके लिए निमोनिक भी मैंने आपको बता दिया कि वो याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, ये याद रखना ईजी हो जाएगा। गर्ल्स गेट फ्री फूड, गाइज डाइन ग्रेशियसली, बॉयज़ प्रेफर प्रीटी परफेक्ट पजामाज। एंजाइम्स उससे रिलेटेड हैं, 1-2 बार ड्रॉ करेंगे याद हो जाएगा, लेकिन ड्रॉ करना याद रखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपना ये क्या करेंगे MCQs इससे सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसकी लोकेशन क्या है, मेनली होता है लिवर के अंदर और किडनीज़ के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है, सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। निमोनिक क्या है, प्लीज़ ओपन पैथ्स टू फ्री फ्रूट, डोंट गो बाय ग्रोसरीज प्लेंटी। यानी कि फ़र्स्ट हम उसका उठाएंगे क्या कहते हैं लेटर्स जो है, प्लीज़ ओपन पाथ टू फ्री फ्रूट, यानी कि फ्री फ्रूट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और साथ में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद है आपके पास डोंट गो, उसके बाद डी से है डिहाइड्रेट, गो से ग्लिसरल्डिहाइड वाला, उसके बाद डोंट गो बाय बिसफॉस्फेनेट का है बाय, और ग्रोसरीज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है, प्लेंटी का है फॉस्फो ग्लिसरेट। इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से निमोनिक से याद करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। ये प्लीज़ ओपन पैथ टू फ्री फ्रूट, डोंट गो बाय ग्रोसरीज प्लेंटी याद रखेंगे, 1-2 बार वही बात है रिपीट करेंगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। स्टेप्स इसके यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, कुछ एंजाइम्स है वो देख लेते हैं क्योंकि वो एंजाइम्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे नीचे से यहाँ से पाथवे स्टार्ट हो रहा है, मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ से पाथवे स्टार्ट हो रहा है, 1 लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है आपका पायरुवेट को। अब पायरुवेट हमें पता है हम लोगों ने कहाँ किया था, अभी जब पढ़ के आए हम ग्लाइकोलिसिस, उसके अंदर पायरुवेट एंड प्रोडक्ट था। अब पायरुवेट से ही स्टार्ट हुआ है, पायरुवेट जो है अब इससे हमने कन्वर्ट किया ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। ठीक हो गया जी। ऑक्जेलो एसीटेट के बाद आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद अच्छा ये स्टेप्स कुछ इसमें से स्किप भी किए हुए हैं तो उसमें आपने परेशान नहीं होना क्योंकि जो मेजर स्टेप्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो मार्क किए हुए हैं आपके निमोनिक के अंदर। अच्छा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। उसके बाद आपका क्या है, साथ में आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। उसके बाद आपका यही 7 स्टेप में ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस और फिर ग्लूकोज बन जाता है। जो आपने ग्लाइकोलिसिस किया था वो क्या किया था। अच्छा आप यहाँ कुछ चीज़ें देखिए किस तरीके से मैच आपको उसके साथ करती दिखाई देंगी क्योंकि हमने रिवर्स में जाके ग्लूकोज बनाया, वहाँ ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज को तोड़ा था, ग्लूकोज की लिसिस हुई थी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब होता है मतलब कि जेनेसिस फॉर्मेशन है, नियो मतलब न्यू तरीके से ग्लूकोज को न्यू तरीके से जेनेसिस फॉर्मेशन होगी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने की है।
इसमें एंजाइम जो आपने देखना है पायरुवेट, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो इन्वॉल्व है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये एंजाइम आ गया, मतलब वही है, साथ में सेकंड स्टेप में सेम ही है, बस उसके अंदर क्या आया है, फॉस्फोइनोल का वर्ड। इसमें जो एंजाइम जिस तरीके से इनोलेज पिछले में भी था, इसमें भी इनोलेज है। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज पिछले में भी था, इसके अंदर भी स्टेप भी तकरीबन आप देखें किस स्टेप में इन्वॉल्व है, वही है। उसके बाद आप देखें फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की बात की जाए तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज भी पीछे हमने पढ़ा, वो भी यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज भी इसके अंदर पिछले पढ़ा, यह यहाँ पे भी है। एल्डोलेज भी पीछे पढ़ा, वो भी है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज भी पढ़ा, और साथ में फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ये याद रखें, जो न्यू है वो याद रखें, ये देख लें। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये भी हमने पढ़ा है, और यही हमने जब पीछे भी पढ़ा था कि ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होता है, ये भी याद रखना है। लिवर के अंदर और किडनी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आ रहा है, और किस तरीके से हमने ग्लूकोज बनाई है, हमने पायरुवेट का इस्तेमाल करके बनाई है। कुछ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम स्पेशली यहाँ पे आपने याद रखना है। तो ये आगे वाले ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप 2 बार ड्रॉ करें, 3 बार करें निमोनिक के साथ, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल देख लेते हैं, जिसे क्रब साइकिल भी कहा जाता है। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोड्यूस करता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH FADH2 दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू जनरेट ATP। हमने ATP बनानी है जो कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सेलुलर प्रोसेसेस में, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो चाहिए होती हैं, मतलब कि NADH FADH वो आपके सिट्रिक एसिड से प्रोड्यूस होती हैं। वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि ETC में आपके यूज़ होंगे ताकि ATP बन सके और आपके सेलुलर प्रोसेसेस में काम आ सकें। निमोनिक देख लें, सिट्रेट इज क्रब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलेट, ठीक है, ये निमोनिक है, ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है जी। अब हम निमोनिक को देख के यहाँ पे लिख लेते हैं सिट्रेट, आइसोसिट्रेट है, ठीक हो गया जी। इज़ यानी सिट्रेट का ये इज़ आई, उसके बाद आप देखेंगे क्रब का के, फिर स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर फ्यूमेरेट मेकिंग ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लेंगे, आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा, 2-3 बार दोहराएं, सिट्रेट स्क्रब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसीटेट, तो ये आपको याद हो जाएगा। पिक्चर देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं। ये रहा आपका जो है क्रब साइकिल, जिसे हम कह रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि इसमें एसिड पे आपके पास है एसिटाइल को ए एंजाइम, उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है, सिट्रेट सिंथेज होता है, इसकी कंडेंसेशन में हेल्प करता है, सिट्रेट बनता है, अपना एसिटाइल ग्रुप को डोनेट करता है, फिर आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर अल्फा कीटोग्लिसरेट, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट। जो एंजाइम यहाँ पे एक तो साइकिल के आपको नाम डेफिनेटली याद होने चाहिए, मैंने इसलिए निमोनिक आपको बता दिया। उसके बाद आपने सिट्रेट सिंथेज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद जिस तरीके से ये सक्सिनाल को ए एंजाइम सिंथेटेज है, दो ये नाम के साथ आपको याद हो जाएगा। सक्सिनेट वाला भी सक्सिनेट के नाम के साथ, फ्यूमेरेट वाला फ्यूमेरेट के नाम के साथ, मैलेट वाला मैलेट डिहाइड्रोजनेस के साथ, आइसोसिट्रेट भी आपका आइसोसिट्रेट के नाम के साथ मतलब याद होता है। दो बस आपने नाम याद रखने हैं, वो सिट्रेट सिंथेज, हालांकि आपको लग रहा होगा सिट्रेट से याद रह जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से कि एसिटाइल को एंजाइम को सिट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कैटेलाइज कौन सा एंजाइम कर रहा होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो वो याद रखना है, सिट्रेट सिंथेज इन्वॉल्व होता है। और सिर्फ एक एंजाइम है जो मिलता जुलता नहीं है, वो एकोनिटेज है, वो आप देख लें, आपको याद रह जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपने अपना सिट्रिक एसिड साइकिल का लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना कोरी साइकिल। कोरी साइकिल की बात की जाए तो बिटवीन योर मसल सेल्स एंड लिवर सेल्स होता है, इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में ये रीसाइकिल करके देता है आपके लैक्टेट को, जो कि प्रोड्यूस होता है इन योर मसल्स बैक इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। आपके मतलब प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टेट मसल्स के अंदर, लेकिन ग्लूकोज में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, लिवर के अंदर, और अलाउ करता है कॉन्टीन्यूड ATP प्रोडक्शन इन मसल्स ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस, ताकि ATP की प्रोडक्शन जारी रह सके एनारोबिक कंडीशंस के दौरान। एनारोबिक कंडीशंस वो होती हैं जब ऑक्सीजन की डिप्लेशन और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये पिक्चर आपको शो की गई है इसके अंदर। और निमोनिक इसके लिए है लिवर लव्स लैक्टेट, लिवर को लैक्टेशन पसंद है, मतलब इस तरीके से आप निमोनिक याद कर सकते हैं। अगर इसमें बात की जाए किस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है, सबसे पहले लिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लैक्टेट
बैक इनटू योर ग्लूकोज, लिवर करेगा लैक्टेट को ग्लूकोज के अंदर। लव से मुराद के टू रिमाइंड यू दैट लिवर कन्वर्ट्स लैक्टेट इनटू ग्लूकोज बिकॉज द बॉडी नीड्स इट स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक्सरसाइज के दौरान या एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्सरसाइज के दौरान होती है, नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन जब आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की मतलब कि आपकी पूरी नहीं हो पा रही डिमांड मीट, तब भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन आ सकती है। उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, लिवर जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। लैक्टेट से मुराद है लैक्टेट इज प्रोड्यूस बाय मसल्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी व्हेन ऑक्सीजन इज स्कार्स, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। कोरी साइकिल इन्वॉल्व्स लैक्टेट प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन बीइंग सेंट टू लिवर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू मसल्स टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। ये इस तरीके से बताया किस तरीके से लैक्टेट मसल्स में प्रोड्यूस हुआ। ये आपका जाएगा वापस से, एरो देखें इस तरफ बना हुआ है आपका, ये देखिए ये लैक्टेट है, एरो इस तरीके से है, एरो लैक्टेट ब्लड में गया, ब्लड से लिवर में गया। अब ये लिवर से क्या होगा, अब किस तरीके से ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोज वापस इधर ब्लड में आएगी और फिर आपके ग्लाइकोलिसिस के लिए फिर से आपके मसल्स में जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ शो किया गया है, ये आपने याद रखना है। ये कोरी साइकिल भी हो गया। अब मैं एक दफ़ा आपको वापस लेके जाऊँगी उस टेबल की तरफ जो मैंने आपसे कहा था हम इसमें कंपेरिजन करेंगे। यही हमने स्टार्ट किया है, तो हम इस टेबल को एक बार फिर से देख लेते हैं जिसके अंदर हमें जो चीज़ें याद होनी चाहिए जब हम MCQs रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इन चारों प्रोसीजर से रिलेटेड आपको इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर और किडनी में हो रहा है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, कोरी साइकिल आपका मसल और लिवर में होता है। इन प्रोसीजर का पर्पस पता होना चाहिए। जब ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं तो क्या है, आपकी ग्लाइकोलिसिस है। जब पायरुवेट से या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आपका ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। जब सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होगा, आपकी प्रोड्यूस होती है एनर्जी फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद आपका क्या है, रीसाइकिल होता है जब लैक्टेट टू ग्लूकोज, वो आपका कहलाता है कोरी साइकिल। प्रोसीजर थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, जो प्रोसीजर के मैंने आपको अभी याद करवा दिए एंजाइम्स वो। और आउटकम इम्पॉर्टेंट है कि 2 ATP 2 NADH और 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर एक ग्लूकोज बनता है 2 पायरुवेट से। उसके बाद आपके पास जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जो कोरी साइकिल है उसमें रीसाइकिल हो जाता है आपका लैक्टेट इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए, 2 ATP 2 NADH 2 पायरुवेट और आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट से बनता है। उसके बाद आपके पास 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये आपके MCQs रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपका क्विक एनर्जी सोर्स है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों करवा रहा है स्टार्ट। ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात की जाए, मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग स्पेशली। और सिट्रिक एसिड साइकिल की बात की जाए तो जनरेट करता है एनर्जी जो कि आपके ATP के लिए प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आपके जो NADH FA ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आएंगे। ये सारे जो आपके कैरियर्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इट जनरेट्स एनर्जी कैरियर्स फॉर ATP प्रोडक्शन। ये जनरेट करेगा एनर्जी कैरियर्स फॉर ATP प्रोडक्शन। उसके बाद कोरी साइकिल की बात की जाए तो ये सस्टेन करता है एनर्जी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज बाय कन्वर्टिंग लैक्टेट, क्योंकि जब आपकी एनारोबिक इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, लैक्टेट ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, तो उस लैक्टेट को वापस से क्या कर सके, रीसाइकिल कर सके इनटू ग्लूकोज। तो ये मेंटेन करके देता है आपका ग्लूकोज लेवल। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये पूरा प्रोसीजर चारों हम पढ़ चुके हैं, ये सारा डिटेल अभी हमने कवर किया। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो बेशक आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच मॉलिक्यूल सर्व एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा इनमें से ATC में जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फाइनल एक्सेप्टर में से कौन सा है, NAD पॉजिटिव, FAD O2 और या फिर H2O। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें है O2। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्मिंग वाटर अपॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आपका फाइनल एक्सेप्टर क्या है, आपका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन होता है। अब ETC क्या है, कहाँ पे हो रही है, आपके होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या करती है, कन्वर्ट करती है एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इनटू ATP।
कैसे करती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH FADH2 मूव थ्रू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ये वाले मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से। दिस मूवमेंट पंप्स प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसकी वजह से प्रोटोन H+ जो होते हैं पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब मूव करते हैं। एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, एक ग्रेडियंट जब क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ATP सिंथेस मतलब कि एंजाइम होता है इन्वॉल्व होता है और ATP जनरेशन होती है। इसका मैं आपको पूरा दिखाती हूँ सर्कल किस तरीके से ये काम करता है। आउटकम क्या है कि प्रोड्यूस होगा ATP एंड वाटर व्हेन इलेक्ट्रॉन मीट ऑक्सीजन, जैसे कि अभी पूछा था कि फाइनल इसमें क्या आपका होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे। अच्छा, निमोनिक याद रखना चाहते हैं आप, याद रख सकते हैं इसके लिए भी। नॉट क्वाइट कूल साइटोक्रोम एक्शंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैंने आपको बता दी लोकेशन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर का वर्ड भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है अक्सर MCQs के अंदर। इंपॉर्टेंस देख लें कि क्या करती है कि ATP प्रोड्यूस करके देगी आपको NADH FADH2 मॉलिक्यूल से। और इसके आपने जो निमोनिक याद रखना है, नॉट क्वाइट कूल साइटोक्रोम एक्शंस, आप इससे याद रख सकते हैं। जो N है वो आपका क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेस, उसके बाद क्वाइट और फिर कूल, फिर साइटोक्रोम और उसके बाद आपका आ जाएगा एक्शन। अच्छा, आपने इसको किस तरीके से याद रखना है कि आपने ये चीज़ देखनी है। इसमें जो चीज़ पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, ये वाला जो आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4, फिर कॉम्प्लेक्स 5। आपने ये सारे कॉम्प्लेक्स याद रखने हैं। पिक्चर में भी शो हो रही हैं आपको, पिक्चर में भी आपको शो हो रही है कि आपने क्या देखना है। सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला आपको जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1 दिखा हुआ है। फिर यूबिक्विनोन या को एंजाइम Q जब हम बात करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ये कहेंगे कॉम्प्लेक्स 3 बन जाएगा। साइटोक्रोम जब ऑक्सीडेज की बात करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4। ATP सिंथेस की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 5 बन जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पांचों कॉम्प्लेक्सेस के नाम और साथ में आपको इनकी थोड़ा पैटर्न याद होना चाहिए। और फाइनल आपको पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा इसका। कि सबसे पहले आप देखें इन कॉम्प्लेक्स 1 NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs cycle is oxidized to NAD+. It passes of two electrons and H+ ions are pumped into intermembrane space. उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 and 2 are transferred to a carrier called ubiquinone Q. This molecule carries the electrons to complex 3. Electrons in complex 3 are picked by cytochrome C, another carrier molecule. This molecule carries the electrons to complex 4. H+ ion need to cross the membrane to balance the concentration gradient. They use ATP synthase to do this. As the ion pass through the pump makes ATP. जैसे आयन गुजरेंगे यहाँ से ATP सिंथेस से क्या होगा? आपका ATP बनेगा। साथ में जो H+ आयन है ऑक्सीजन इन्हें एक्सेप्ट करेगी तो क्या बन जाएगा? आपका वाटर साथ बन जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और हम ATP सिंथेस वाले को कॉम्प्लेक्स 5 का भी कह देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q भी आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से ये पास करके आगे मूव करेंगे। थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे, एक दो बार इसे दोहराएंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। आपने इनके नाम याद रखने हैं, यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q का भी, साइटोक्रोम C का भी, और लास्ट जो इसका एक्सेप्टर है जो ऑक्सीजन जब एक्सेप्ट करती है वो भी आपने याद रखना है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट इज़ नोन एज। अभी पढ़ के आ रहे हैं, अभी डिटेल हमने पढ़ी है, तो ये उम्मीद करती हूँ आपके लिए आंसर बहुत ईजी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? जिस चीज़ में ग्लूकोज टू पायरुवेट करना हो तो वो क्या कहलाती है? C ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ATP बनता है, NADH बनता है इस प्रोसेस के अंदर, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम इज़ इनहिबिटेड बाय साइनाइड लीडिंग टू सेलुलर हाइपोक्सिया। कौन सा एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है साइनाइड की वजह से, जिसकी वजह से सेलुलर हाइपोक्सिया हो सकता है, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस केस के अंदर आपके पास ऑप्शन है 4, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, B ATP सिंथेस, C सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, या D NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो इस केस में करेक्ट आंसर है A, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट होता है आपका साइनाइड
से, और ये लास्ट एंजाइम होता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रिवेंटिंग सेलुलर रेस्पिरेशन लीडिंग टू हाइपोक्सिया। इनहिबिट करता है आपके साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को। अगर ये इनहिबिट करेगा, और ये क्या होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, लास्ट एंजाइम होता है आपका। अभी जो पढ़ के हैं ईटीसी के अंदर हमने लास्ट एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पढ़ा, हमने लास्ट कैरियर ऑक्सीजन जो आपका एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो ऑक्सीजन पढ़ा है। और लास्ट एंजाइम कौन सा है आपका, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, जो कि प्रिवेंट, अगर इसके साइनाइड आ जाए, इनहिबिट इसको कर दे, तो क्या होगा, आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाएगी। आपको इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है इस केस के अंदर। तो क्या है, साइनाइड इनहिबिट किसे करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को। तो करेक्ट आंसर है आपका ए इस केस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पाया जाता है आपका साइटोक्रोम जो सी ऑक्सीडेज है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 में है। फंक्शन क्या है, कैटालाइजेस द फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर इलेक्ट्रॉन्स हैज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जहाँ पे साइनाइड बाइंड करता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के साथ, जिसकी वजह से ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे ऑक्सीजन के पास, इसकी वजह से क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी, सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। एटीपी सिंथेज की अभी हम बात करें, एटीपी सिंथेज क्या था, उसने सिंथेसाइज करना था एटीपी को फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट में जो एनर्जियाँ भी क्रिएट हो रही थी पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसकी वजह से क्या होगा, आपका एटीपी बनेगा। एटीपी सिंथेज, आपका एटीपी सिंथेज जो है वो क्या करे, यूटिलाइज करेगा आपका मतलब कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट जो एनर्जी आई है उसको यूटिलाइज करके आपका एटीपी बनाता है फ्रॉम एडीपी। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की बात की जाए, कॉम्प्लेक्स 2 में पाया जाएगा, कन्वर्ट करता है सक्सिनेट 2 टू फ्यूमरेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, और ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू यूबिक्विनोन, और ये यहाँ पे भी हेल्प करता है, आपके कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमरेट में भी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, और साथ में क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी क्या करता है, यूबिक्विनोन को, कोएंजाइम क्यू को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, इसका भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, इस मतलब इन सब में अगर आप देखें इसका भी ख़ास इफेक्ट नहीं था, साइनाइड का इतना ख़ास नहीं है आपके एटीपी सिंथेज के ऊपर, एटीपी सिंथेज और साथ में आपका साइनाइड का सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के ऊपर भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। NADH डीहाइड्रोजिनेज क्या है, ऑक्सीडाइज करता है NADH को NADA पॉजिटिव के अंदर, और ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनोन कोएंजाइम क्यू विच इज़ अर्ली स्टेप इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसका भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है NADH डीहाइड्रोजिनेज के ऊपर, साइनाइड का इसके ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का मेन फंक्शन क्या है, ए एटीपी प्रोडक्शन, बी NADPH प्रोडक्शन एंड राइबोस 5 फॉस्फेट सिंथेसिस, सी पायरुवेट जनरेशन, डी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, NADPH की प्रोडक्शन और राइबोस 5 फॉस्फेट सिंथेसिस किस पाथवे के थ्रू होती है, आपकी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होती है। द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूसेस NADPH फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस एंड राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक हो गया जी, इस केस में करेक्ट आंसर है आपके पास बी। बाकी भी आपको बताया हुआ है कि एटीपी प्रोडक्शन क्या है, दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, नॉट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। हमने अभी पढ़ा है कि एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के उस पाथवे में हो रही है, NADPH प्रोडक्शन और राइबोस 5 फॉस्फेट जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का जो है वो मेन फंक्शन आ जाता है। पायरुवेट जनरेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो क्या है, आपकी ग्लाइकोलिसिस के अंदर होगी। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पर ऑक्सीसोम्स, नॉट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। और ये भी कहाँ पे हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीसोम्स में हो गया फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, ना कि आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरी कैरियर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स इन एसिट्रिक एसिड साइकिल। अभी पढ़ा एसिट्रिक एसिड साइकिल, उसके अंदर एसिटाइल मतलब कि जो प्राइमरी कैरियर ऑफ एसिटाइल ग्रुप है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, ए कोएंजाइम ए, बी कार्टिनिन, सी ऑक्जेलो एसिटेट, डी सिट्रेट। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए कोएंजाइम ए। अभी पढ़ के आए, अगर आपने देखा फिर से आप वो वीडियो पीछे करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कोएंजाइम ए ही आपका फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो रहा होता है, तो वही आपका प्राइमरी कैरियर होता है एसिटाइल ग्रुप का। ये फिर से पिक्चर दिखाई हुई है, यही पिक्चर मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की गई थी। ये रहा आपके पास जहाँ पे सिट्रेट सिंथेज एक्ट करता है इसकी कंडेंसेशन करवाने में, ताकि आपका सिट्रेट बन सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन द लिवर। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन इन द लिवर? ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी कोर्टिसोल, डी एपिनेफ्रीन। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, ग्लूकागोन क्या करता है स्टिमुलेट। ग्लूकागोन इस केस के अंदर करेक्ट आंसर है आपके पास, क्योंकि वो क्या कि लिसिस यानी कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है लिवर के अंदर विद द हार्मोन ग्लूकागोन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। Next question 14, the enzyme that catalyzes the first committed step of glycolysis is। जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अब आपने क्वेश्चन ये समझना है कि पूछा ये गया है कि फर्स्ट कमिटेड स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो फर्स्ट कमिटेड स्टेप से मुराद ये है कि जिसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ग्लाइकोलिसिस के साथ कमिट हो जाएंगे, वो आपके किसी और प्रोसीजर में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में या किसी और क्रेब्स साइकिल में कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कौन सा एंजाइम होता है जो कि फर्स्ट कमिटेड स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएगा? ए हेक्सोकाइनेज, बी ग्लूकोकाइनेज, सी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, डी पायरुवेट काइनेज। तो करेक्ट आंसर है सी, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 जो है वो कैटेलाइज करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। एक की रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, क्योंकि ये स्टेप कमिटेड स्टेप कहलाएगा, क्योंकि अगर ये स्टेप हो जाएगा तो ये ग्लाइकोलिसिस को अब कंप्लीट करेगा हर हाल में, क्योंकि बाकी जो एंजाइम है जैसे हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ये आपके जो अर्लियर स्टेप्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे पैथवेज में जा सकते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करवाएं। इसीलिए PFK1 इज़ द पॉइंट वेयर ग्लाइकोलिसिस इज़ फुली कमिटेड। इसलिए हम कहेंगे जो आपका सी पार्ट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वो आपका क्या है, फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलिसिस का। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच अमीनो एसिड इज़ प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन सिंथेसिस। सेरोटोनिन सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड आपका एज अ प्रीकर्सर काम करता है? ए टायरोसिन, बी ट्रिप्टोफैन, सी फिनाइल एलानिन, डी हिस्टाडीन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रीकर्सर फॉर सेरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन मूड रेगुलेशन। आपके मूड रेगुलेशन में और बहुत जगह आपके रोल प्ले करता है आपके सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का प्रीकर्सर कौन सा आपका अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफैन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द यूरिया साइकिल प्राइमरीली टेक्स प्लेस इन दी। यूरिया साइकिल कहाँ पे मतलब कि होता है? ए किडनी, बी लिवर, सी मसल, डी इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर है बी, लिवर के अंदर यूरिया साइकिल आपका होता है विच कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, प्राइमरीली अकर्स इन द लिवर। कहाँ पे प्राइमरीली होती है? आपके लिवर के अंदर होती है। ये रहा आपका यूरिया साइकिल, यहीं पे इसके कुछ स्टेप। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो आपके नाम में थोड़े से वो देख लेते हैं यूरिया साइकिल के, जिसमें आपने सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निदीन ये याद रखना है। ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, एंजाइम इसी से रिलेटेड है। आप देखें आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेज और फिर आर्जिनेज, ये सारे एंजाइम रिलेटेड हैं। बस ये याद रखें कि कौन सा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला प्रोसीजर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला प्रोसीजर हो रहा है, क्योंकि ऑर्निदीन जब कंबाइन करेगा कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ तो सिट्रोलिन बनेगा। तो कुछ स्टेप्स हैं ये आपने लाजमी देखने हैं, लाजमी याद रखने हैं। और एक जो चीज़ आपने देखनी है वो है रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है। ये आपने ये वाला स्टेप याद रखना है कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर MCQ में आ भी जाता है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 वाला, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कन्वर्ट होकर आपका बन रहा है कार्बोमोइल फॉस्फेट, जिसके ऊपर तो ये आपके पास हो गया आपका यूरिया साइकिल के कुछ मेजर स्टेप्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच लाइपोप्रोटीन इज़ नोन एज गुड कोलेस्ट्रोल। इनमें से कौन से गुड कोलेस्ट्रोल है? ए LDL, बी VLDL, सी HDL, सी काइलोमाइक्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी HDL। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज़ कंसीडर्ड गुड कोलेस्ट्रोल बिकॉज इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रोल फ्रॉम द आर्टरीज टू द लिवर फॉर एक्सक्रीशन। ये आपका कोलेस्ट्रोल इकट्ठा करता है आर्टरी से लिवर के पास लेके जाता है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। जो आपका LDL है वो डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यूज़। हाई लेवल इंक्रीज़ ऑफ हाइट मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है जब LDL कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ के पास लेके जा रहा है, LDL अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ के पास ज़्यादा जाएगा, तो ये आपका क्या करेगा, आपका लेवल इंक्रीज़ कर देगा हार्ट डिजीज़ का आपके टिश्यूज़ के अंदर। मतलब कि जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा आपकी आर्टरीज़, आपके टिश्यूज़ क्या होंगे, नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगे और डिफरेंट आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड। VLDL क्या होता है, ये कैरी करता है ट्राइग्लिसराइड्स को और कन्वर्ट करता है इनटू LDL।
वही बात होगी, अगर आपकी बॉडी में VLDL ज़्यादा होगा, ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा कैरी करता है तो ज़्यादा कन्वर्ट करेगा LDL में, और LDL फिर क्या करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ के पास लेके जाएगा। काइलोमाइक्रॉन्स की बात की जाए, ये कैरी करता है डाइटरी फैट्स आफ्टर मील्स फॉर इमीडिएट एनर्जी और स्टोरेज। ये आपका कैरी करेगा मतलब कि डाइटरी फैट्स को जो आपके मील्स के फ़ौरी बाद आता है, ताकि इमीडिएट एनर्जी या स्टोरेज की तरफ लेके जा सके। तो अच्छा कौन सा है, वो LDL है, क्योंकि ये आपके टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेके आता है और आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्ट डिजीज़। तो आपका करेक्ट आंसर है C HDL। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है LDL, VLDL और HDL और काइलोमाइक्रॉन्स का। आपने इनकी जो कुछ सोर्सेज हैं वो याद रखनी है, लेकिन मेजर जो आपको गुड और बैड है वो पता होना चाहिए। LDL इज़ बैड, HDL इज़ गुड, और बाकी जो इनके फंक्शन है वो मेजर हैं, वो आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP इज़ प्रोड्यूस्ड इन द। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ATP प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, A साइटोप्लाज्म, B माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, C इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, D आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसीलिए शायद मैं आपको जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा रही थी तब मैं आपसे कह रही थी इनर का वर्ड याद रखें, क्योंकि ये भी पूछा जाता है आपके जब हम बात करते हैं स्पेशली आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की या किसी और भी प्रोसीजर की, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर। इस केस में आपके पास आंसर है C इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ATP इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय द ATP सिंथेज एंजाइम ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो करेक्ट आंसर इज C। Question number 19, the main function of bile salts is digestion. In digestion is 2. Main function bile salts का digestion के अंदर क्या है, A digest proteins, B emulsify fats, C neutralize stomach acid, D absorb vitamins. Correct answer है B, emulsify करता है fat को आपका bile salt. Bile salts emulsify dietary fats, increasing their surface area for the action of digestive enzyme like lipase. Correct answer is B here. Question number 20, which enzyme is involved in both glycolysis and gluconeogenesis? कौन से enzyme दोनों जगह इन्वॉल्व हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी? A हेक्सोकाइनेज, B पायरुवेट काइनेज, C फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, D फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो मिलते जुलते एंजाइम है वो भी याद रख लें, जो थोड़े अलहदा एंजाइम है जो स्पेसिफिक उस प्रोसीजर में आते हैं वो भी याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर आपके पास करेक्ट आंसर है D फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो है वो दोनों में इन्वॉल्व होता है, इज इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, रिवर्सिंग द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन ग्लाइकोलिसिस। तो इस केस में करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोजेनिक अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा कीटोजेनिक अमीनो एसिड है? ए ल्यूजीन, बी एलानीन, सी ग्लाइसिन, डी सेरीन। करेक्ट आंसर है आपके पास ए ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या है आपके पास कीटोजेनिक अमीनो एसिड होता है, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू कीटोन बॉडीज़ रादर देन ग्लूकोज। आप इसे ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कीटोजेनिक अमीनो एसिड इज़ वन दैट ब्रेक्स डाउन इनटू कीटोन्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। कीटोन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी व्हेन बॉडी इज़ ऑन लो कार्ब। जब बॉडी लो ऑन कार्ब्स होती है तो आप कीटोन्स को यूज़ कर सकते हैं। और क्या है एग्जाम्पल इसके अंदर दो हैं, ल्यूजीन और लाइजीन, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? डीएनए सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ए आरएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी लाइगेज, डी हेलिकेज। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर है बी डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी इज? प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है आपकी बॉडी के अंदर? ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी सेल्यूलोज, डी काइटिन। तो करेक्ट आंसर है ए ग्लाइकोजन। आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर एंड मसल्स प्रोवाइडिंग अ रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स। तो करेक्ट आंसर है ए आपका ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विच को एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स? कौन सा को एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल ग्रुप? ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इस केस में आंसर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है सी को एंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, विच मॉलिक्यूल इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इन मसल सेल?
एंड प्रोडक्ट क्या होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का? याद रखें एनारोबिक का वर्ड है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ए पायरुवेट, बी एसिटाइल को एंजाइम, ए सी लैक्टेट, डी एथेनॉल। करेक्ट आंसर है सी लैक्टेट होता है। इन एनारोबिक कंडीशंस मसल सेल कन्वर्ट पायरुवेट टू लैक्टेट टू रीजनरेट NAD प्लस फॉर ग्लाइकोलिसिस टू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन द सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है? ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, डी गोल्जी अपरेटस। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका होता है क्रेब्स साइकिल। अभी हम पढ़ के आए इसीलिए मैंने बार बार कहा था इनकी लोकेशन, इनकी कुछ चीज़ें याद रखें, आपके लिए बायोकेमिस्ट्री के मेजर क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। Which vitamin is a cofactor for carboxylation of glutamate residues in clotting factors? कौन सा विटामिन आपके कोफैक्टर की तरह काम करता है जब कार्बोक्सिलेशन होती है ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ की? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है सी विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ इन क्लॉटिंग फैक्टर्स, अ प्रोसेस नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। और विटामिन के हम वैसे भी जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर में या क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? इनमें से कौन सा एंजाइम तोड़ता है आपके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को? ए कैटालेस, बी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, सी ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, डी पर ऑक्सीडेज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए कैटालेस इज द एंजाइम दैट कैटलाइजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल इज़ टू। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का सेल के अंदर? ए रेप्लिकेट DNA, बी सिंथेसाइज प्रोटीन्स, सी प्रोड्यूस ATP, डी डिग्रेड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी सिंथेसाइज प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आर सेलुलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर है बी प्रोटीन बनाने में काम आते हैं आपके राइबोसोम्स और यही इनका प्राइमरी फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विच टाइप ऑफ RNA कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? कौन से टाइप का RNA कैरी करता है अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ताकि वो प्रोटीन बना सके? ए mRNA, बी rRNA, सी tRNA, डी siRNA। तो करेक्ट आंसर है आपके पास tRNA। ट्रांसफर RNA कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम वेयर दे आर एडेड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान ये काम आते हैं और आंसर क्या है? सी ट्रांसफर RNA आपका अमीनो एसिड कैरी करता है। तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स? कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है जो हाइड्रोलिसिस करवाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर? ए लाइपेज, बी अमाइलेज, सी प्रोटीएज, डी न्यूक्लिएज। तो इस केस में करेक्ट आंसर है ए लाइपेज जो है वो कैटेलाइज करता है आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल जो कि फैट्स कहलाते हैं इनटू योर ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स, एडिंग इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी की वजह से क्या होती है आपकी फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। द प्राइमरी रोल ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ टू। मेन क्या रोल हुआ है, फंक्शन क्या है आपके एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का? ए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, बी कैटलाइज द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू H2CO3, सी डिग्रेड प्रोटीन्स, डी सिंथेसाइज ATP। करेक्ट आंसर आपका बी जो कैटलाइज करता है हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है यानी कि आपका CO2 कन्वर्ट हो सकता है आपके H2CO3 के अंदर, H2CO3 कन्वर्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ये एसिड बेस बैलेंस जो है उसके लिए बहुत एक अहम किरदार अदा करता है, एक एसेंशियल रोल प्ले करता है उसके अंदर। और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड के अंदर उसके अंदर भी क्रूशल रोल प्ले करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइजेस द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड प्लेइंग अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज? इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज नहीं होने देता? ए विटामिन B12, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर है
करेक्ट आंसर है आपका बी, विटामिन सी। वो आपका एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को और प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज योर विटामिन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। द एंजाइम दैट अनवाइंड्स द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। कौन सा एंजाइम अनवाइंड करता है, यानी कि आप कह लें डीएनए को खोलता है, डीएनए के हेलिक्स को खोलता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वो कौन सा एंजाइम है? ए डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी हेलिकेज, डी लाइगेज। तो करेक्ट आंसर आपका सी हेलिकेज अनवाइंड सी डीएनए डबल हेलिक्स क्रिएटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स फॉर रेप्लिकेशन बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर्स। ये भी याद रखना है कि हेलिकेज कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है? हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि एक सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स बना सके रेप्लिकेशन के लिए और क्या कर सके। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज। मेजर स्टोरेज फॉर्म क्या है एनर्जी की बॉडी के अंदर? आपका ए ग्लाइकोजन, बी एटीपी, सी फैट, डी प्रोटीन। करेक्ट आंसर आपका सी फैट। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स जो हैं वो मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं इन द बॉडी प्रोवाइडिंग अ डेंस एंड एफिशिएंट एनर्जी रिजर्व। अच्छा, एटीपी जो है आपके सेलुलर प्रोसेसेस में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर आपकी मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन जब आप मेजर स्टोरेज फॉर्म करेंगे आपकी पूरी इंटायर बॉडी में किस तरह से स्टोर होती है तो आपका फ़ैट है। अगर यहाँ पे आपके मसल्स की बात की जाती तो उसके अंदर हम ग्लाइकोजन भी कह सकते थे। तो ये आपने वर्ड्स जो हैं की वर्ड्स वो लाजमी देखने होते हैं ताकि आप करेक्ट आंसर देख सकें। इस केस के अंदर आपके पास करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो कि एमआरएनए की सिंथेसिस करा सके फ्रॉम डीएनए? तो आपके पास ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेज, डी लाइगेज। करेक्ट आंसर है आपके पास बी आरएनए पॉलीमरेज करता है सिंथेसाइज आपका एमआरएनए फ्रॉम डीएनए और ये क्या करता है? ये पूरा प्रोसीजर ट्रांसक्रिप्शन होता है और इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन को। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इनमें से कौन सा ऐसी मतलब कि आपके ऑप्शन में से कंपोनेंट नहीं है सिट्रिक एसिड साइकिल का? ए सिट्रेट, बी सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सी पायरुवेट, डी मेलेट। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी पायरुवेट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज़ कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए विच देन एंटर्स द साइकिल, जो कि बाद में साइकिल के अंदर एंटर होता है। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी पायरुवेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। द एंजाइम दैट कैटलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज। जो एंजाइम कैटलाइज करता है आपकी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी बनाएगा एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या कहलाता है? ए एटीपी सिंथेज, बी पायरुवेट काइनेज, सी हेक्सोकाइनेज, डी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो करेक्ट आंसर है आपका ए एटीपी सिंथेज। ये भी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। ATP synthase is the enzyme responsible for synthesizing ATP from ADP and inorganic phosphate during oxidative phosphorylation in the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के भी इनर मैट्रिक्स के अंदर ये बनता है आपका ATP और ये हम पूरा प्रोसीजर भी अभी देख के आए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमने देखा था किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप को यूटिलाइज करके ATP बनाता है और जिसके अंदर हमने फाइनल रिसेप्टर्स भी आपके इलेक्ट्रॉन के जो देखे थे वो आपका ऑक्सीजन था जो कि वाटर बनाता है। तो आपका इस केस के अंदर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू। मेन फंक्शन ए टू स्टोर आयरन, बी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सी रेगुलेट पीएच, डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो करेक्ट आंसर है आपका बी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स responsible for binding and transporting oxygen from lungs to tissues throughout the body। तो इसका मेन रोल क्या है? आपका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में होता है आपके हीमोग्लोबिन का। The primary function of insulin is to A. Increase blood glucose levels, B. Decrease blood glucose levels, C. Stimulate glycogenolysis, D. Stimulate gluconeogenesis। तो अब इसमें मेन फंक्शन क्या है इंसुलिन का? आपके पास करेक्ट आंसर है बी टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इंसुलिन डिक्रीज करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय प्रमोटिंग द
अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स इन स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये स्टिमुलेट करेगा क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, आपकी स्टोरेज फॉर्म आ जाती है ग्लूकोज की, तो ये कन्वर्ट करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाए, या फिर ये प्रमोट करता है कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लें और ब्लड के अंदर क्या हो, आपकी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, इट डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, which of the following vitamins act as a coenzyme in transamination reactions? इनमें से कौन सा आपका विटामिन कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा आपके ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस के अंदर, रिएक्शंस के अंदर? ए विटामिन B1, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12, डी विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी विटामिन B6 इन द फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एक्ट एज ए कोएंजाइम इन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस विच आर क्रूशियल फॉर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो आपका कोएंजाइम कौन बनेगा, कौन सा विटामिन आपका एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा, वो है आपका विटामिन B6, जो कि आपके ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस या अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए आपका यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज? इनमें से कौन सा डाइसेकेराइड, यानी दो मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं डाइसेकेराइड्स बनता है, तो कौन सा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना हुआ है? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी लेक्टोज, डी सेलोबाओज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी लेक्टोज, कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, इस डाइसेकेराइड जो कि बना हुआ है आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम लैक्टेज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एंजाइम भी जो इसके ऊपर एक्ट करता है वो कौन सा है? आपका लैक्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर? जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का वो क्या है? ए न्यूक्लियोटाइड्स, बी मोनोसेकेराइड्स, सी फैटी एसिड्स, डी अमीनो एसिड्स। तो करेक्ट आंसर है आपके पास डी अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स लिंकिंग टुगेदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स एंड अल्टीमेटली फंक्शनल प्रोटीन्स। चेन्स बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है, अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक शेप लेता है और क्या बन जाता है? आपका फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास सी सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अनलाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। अगर बात की जाए आपके रिड्यूसिंग शुगर की, तो ऐसी शुगर जो कि ख़ुद रिड्यूस हो जाएं या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें, वो क्या होती हैं? आपकी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। उनके ऊपर स्पेसिफिकली आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, जैसे कि आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर हैं आपकी, जो जैसे कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन अगर आपको याद हो कि उसके अंदर ये रिड्यूस हो जाती हैं, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मतलब जो फर्दर रिड्यूस इनकी ऑक्सीडेशन हो जाए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें, तो वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होगी। जो इस तरह रिड्यूसिंग मतलब कि एजेंट की तरह काम नहीं करती, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती। इस केस में सी सुक्रोज इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड लिंक्स मोनोसेकेराइड टुगेदर टू फॉर्म डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स? मोनोसेकेराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड जुड़ता है तो डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं? ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी पेप्टाइड बॉन्ड, सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। करेक्ट आंसर है आपके पास सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड दैट कनेक्ट्स monosaccharides to form disaccharides and polysaccharide. For example, glucose and fructose are linked by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म सुक्रोज। यानी आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनाता है और इनके बीच कौन सा लिंक होता है? आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी की फर्दर सीरीज चलेगी। अगर पॉलीसेकेराइड्स यानी मल्टीपल सेकेराइड्स मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स, तो वो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, उनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा? आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1? PFK1 का एलोस्टेरिक इनहिबिटर कौन सा होता है? ADP। अच्छा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर वो जो कि आपका
एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि सेपरेट साइट पे अटैच होता है, जो कि आपके एंजाइम की शेप चेंज कर देगा और उसे अटैच नहीं होने देता, मतलब आपके जो भी आपके पास सबस्ट्रेट आ रहा है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर और आपके जो कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है उसमें फ़र्क आ जाता है। एलोस्टेरिक आपके एक्टिव साइट्स पे अटैच नहीं होते, बस अभी के लिए आप ये याद रख लें। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है एडीपी, बी एटीपी, सी एएमपी, डी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बी, एटीपी एक्ट्स एज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बेस्ड ऑन सेलुलर एनर्जी लेवल्स। यही रेगुलेट करेगा आपके ग्लाइकोलिसिस के रेट को। डिपेंड किस पे कर रहा है? बेस्ड ऑन योर सेलुलर एनर्जी लेवल्स, आपके सेलुलर एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। द मॉलिक्यूल दैट सर्व्स एज ए प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। इनमें से कौन सा आपका मॉलिक्यूल है जो कि प्राइमरी मेजर कैरियर है आपके इलेक्ट्रॉन्स का इन ईटीसी? ए एटीपी, बी एनएडीएच, सी एफएडीएच2, डी को एंजाइम क्यू। तो करेक्ट आंसर है आपके पास डी, coenzyme Q, जो यूबिक्विनॉन था, इज अ की इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ईटीसी, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस। अभी हम ईटीसी पढ़ के आ रहे हैं, उसमें आप फिर से देखें किस तरीके से कोएंजाइम क्यू जो था वो आपका मेजर था। मतलब फर्स्ट आपसे कहा आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ही दफ़ा याद कर लेंगे, आपको आगे भी क्वेश्चंस में आसानी होगी। कुछ मेजर साइकिल हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है, यूरिया साइकिल, आपके जो कुछ ग्लाइकोलिसिस के हमने पढ़े हैं, जो 4-5 साइकिल पढ़े हैं। हाँ, आपकी जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए हम अलग वीडियो भी बनाएंगे। आपके जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, आपके ट्रांसलेशन का प्रोसेस, कुछ प्रोसेस इस तरीके से जो डीएनए से रिलेटेड हैं वो भी कवर होने चाहिए। इससे आपको क्या होगा, मेजर पोर्शन आपकी बायोकेमिस्ट्री का कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच एंजाइम कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए। ये अभी हमने क्वेश्चन इस तरीके से देखा है, मतलब इसकी पूरी हमने साइकिल समझा है, तो उम्मीद करती हूँ आंसर आपके लिए इजी होगा। ए पायरुवेट काइनेज, बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डी हेक्सोकाइनेज। करेक्ट आंसर है आपके पास बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए, लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि यही से प्रोसेस आपका क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन द ब्लड। इनमें से कौन सा आपके पास सब्सटेंस ऐसा है जो कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है आपके ब्लड के अंदर? ए ग्लूकोज, बी यूरिया, सी हीमोग्लोबिन, डी एल्ब्यूमिन। करेक्ट आंसर है आपके पास यूरिया। यूरिया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो कि लिवर में बनता है फ्रॉम अमोनिया, अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रीटेड बाय किडनीज इसको निकालती हैं। तो बी यूरिया इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन इज टू। ग्लूकागोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ए टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बी डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, सी स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, डी इनहिबिट लाइपोलिसिस। करेक्ट आंसर है आपके पास ए टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। आपका जो हम लोगों ने ग्लूकोज स्टोर किया है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में किया होता है। जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज के अंदर तो ग्लूकागोन एक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से जब ग्लूकागोन ज़्यादा होगा, आपकी जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ज़्यादा आपकी टूटेगी और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्लूकागोन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। ये क्या करती है, काउंटर एक्ट करती है आपके इंसुलिन के इफेक्ट्स को, यानी उसके ऑपोजिट काम करेगी। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके रिपीट हो गए, जिसके ऑल्टरनेट में 2 क्वेश्चंस और प्रोवाइड आपको कर रही हूँ ताकि हमारे 50 क्वेश्चंस ये वाले कंप्लीट हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अभी पढ़ के हम आ रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपके लिए आसान होगा कि कौन सा आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। ए हेक्सोकाइनेज, बी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, डी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, डी ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। करेक्ट आंसर है आपके पास बी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन ग्लाइकोजेनोलिसिस। द ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक हो गया जी। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि वो भी रिपीट एक और क्वेश्चन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज क्लासिफाइड एज कीटोज। इनमें से कौन सी शुगर है जो कीटोज के अंडर क्लासीफाई की जाती है? ए ग्लूकोज,
बी फ्रक्टोज, सी गैलेक्टोज, डी राइबोज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? आपकी कीटोज शुगर होती है क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, इन कंट्रास्ट टू योर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो कि एल्डोजेज होती हैं और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अभी तक हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जो 2 रिपीट हुए थे उसके ऑल्टरनेट भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हमने करने हैं 50 डिजीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस। जो 50 हमने अलहदा क्वेश्चन करने हैं ये वाले डिजीज़ रिलेटेड, इसके लिए अलहदा वीडियो होगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी हुई है। तो अब ये जो डिजीज़ रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।